डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एग्जाम्पल अधूरा छुड़ाया था, वो आज पहले कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल था पार्ट सोल्ड का। ओके, तो इसमें 3 साल का अकाउंटिंग हमने कंप्लीट किया था, चौथे साल का अपना पार्ट सोल्ड का बाकी था। तो अब देखिए, अपन 1998 क्रॉस कर चुके थे, पहला साल। अपन 1999 क्रॉस कर चुके थे, 2000 ईयर भी हम क्रॉस कर चुके थे, और अब 2001 में हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब इसका मतलब ओके। हाँ, अब यहाँ पे 1 जुलाई 2001 को अपन मशीन का एक पार्ट बेच रहे हैं। तो मशीन बेचो या पार्ट बेचो, 3 स्टेप पक्की होती है। पहली, आप मशीन बेचो या पार्ट बेचो, तो नोटा हाथ की जाती आएगी, तो कैश आई तो कैश को डेबिट करना, पैसे बैंक में आए तो बैंक को डेबिट करना P1 से, बराबर कि नहीं, पर्सनल रूल से। तो एंट्री बनेगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट या एसेट अकाउंट क्रेडिट, बराबर कि नहीं। तो इसकी पोस्टिंग करो अभी। अब बताओ 1 जुलाई को हम मशीन का पार्ट बेच रहे हैं। अब बताओ कितने वाला पार्ट बेच रहे हैं, तो 16,000 वाला पार्ट हम यहाँ पे 10,000 का बेच रहे हैं। तो अपने पास नोटा भी कितनी आएंगी फिर, 10,000 रुपीज। ओके, तो सेलिंग प्राइस आपको पार्ट की दी हुई है, तो अपने पास नोटा आ रही है, तो व्हाट कम्स डेबिट, कैश या बैंक से पैसे आ रहे हैं डेबिट करो, और अपने यहाँ से मशीन गई उतनी, तो इसलिए मशीन को करो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बाय कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, हमारे पास कैश और बैंक अकाउंट तो है नहीं, लेकिन मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो। अब मशीनरी अकाउंट का आपको क्रेडिट साइड दिख रहा होगा होपफुली। ओके, ये तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो बाय 1 जुलाई 2001 को, बाय बैंक आइदर बाय कैश। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कैश लिखाते हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले बैंक भी लिखाते हैं, तो हम दोनों ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं। अब कैश आ रही 10,000 रुपीज। अब क्योंकि जो एसिड बेचो या पार्ट बेचो, जिस साल आपने एसिड बेची या पार्ट बेची, उस साल का उस दिन तक का, लास्ट डे तक का, जिस दिन मशीन जारी है उस दिन तक का, उस साल का डेप्रीसिएशन लगा के बेचना है आपको। क्लियर। अब देखो मशीन, अब अपनी डेप्रीसिएशन की मेथड कौन सी है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे हमको डेप्रीसिएशन लगाना है। अब बताओ, हम यहाँ पे हिसाब सिर्फ किसका कर रहे हैं, ओनली मशीन के पार्ट का। तो अपन को मशीन के पार्ट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, आपको गिवन है, देखो कितना है, 16,000। तो उस पे 10% ईयरली हिसाब से चार्ज करना है। अब बताओ 16,000 का मशीन का पार्ट था, ओके। अब 16,000 का 10% कितना होता है, 1,600 रुपए। अब 16,000 का 10% 1,600 रुपए, ये हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते थे उस पार्ट के ऊपर। कब, यदि मशीन 12 महीना वो पार्ट वो साल में चला के बेचा होता था तो। लेकिन मशीन हम पार्ट का बेच रहे मशीन का 1 जुलाई को, और जनवरी से जुलाई तक के 6 ही महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई काउंट करना नहीं, क्योंकि 1 जुलाई का 1 तारीख का अपन बेच दे रहे हैं, तो जून तक अपन काउंट करेंगे यहाँ पे। तो जून तक के यहाँ पे 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का आधा यानी 1,600 का आधा होता है 800 रुपए। तो 800 रुपए उस मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा के बेचना है। तो 6 मंथ का डेप्रीसिएशन 800 रुपए होते हैं। ये कैसे हुए, साल के हिसाब से निकाला, 1,600 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट का 10% और उसका आधा कर दिया, तो डेप्रीसिएशन भी आप चार्ज कर दो। वो आता है 800 रुपए। ये 800 कैसे आया समझा आपको, जनवरी से 1 जुलाई तक। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मशीन बेचो या पार्ट बेचो, उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग WDV के बिना होगा नहीं। तो अब टू फाइंड आउट लॉस और प्रॉफिट, मशीन का जो पार्ट है वो फायदे में बेचा कि नुकसान में, उसके लिए अपन यहाँ पे नीचे WDV वर्किंग करेंगे। अब यहाँ पे WDV वर्किंग करने का तरीका थोड़ा अलग है कंपैरेटिवली जो अपन ने होल मशीनरी बेची उसके। तो वो क्या है, एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मैं नीचे ये वर्किंग हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपके लिए WDV वर्किंग कराता हूँ।
स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंशन देंगे प्लीज। अब यहाँ पे WDV वर्किंग देख लीजिए कैसे होगा। ओके देखिए, अब यहाँ पे लिखिए नीचे लिखिए WDV वर्किंग फॉर पार्ट सोल्ड ऑफ मशीनरी। अब देखिए कौन सी मशीन बेच रहे हैं सबसे पहले डिसाइड कर लो। तो नीचे वर्किंग में था आपको, शायद से अपन ये 1 लाख वाली मशीन का पार्ट बेच रहे हैं ना, तो इसको लेके आ जाओ यहाँ पे। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी, कॉस्ट ऑफ मशीन आई हुई अपने पास है 1 लाख रुपीस। अभी 1 लाख रुपए के 2 पार्ट अलग कर दो। जो मशीन बेच रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट अलग कर दो, और जो मशीन का पार्ट नहीं बेच रहे वो अलग कर दो। यहां कर रहा हूं मैं अनसोल्ड पार्ट, और यहां पे कर रहा हूं सोल्ड वाला पार्ट। अब आप देखो 1 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है पूरी मशीन की, सोल्ड वाला पार्ट है 16,000 रुपए का। दिख रहा है आपको? कहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि 16,000 का ओरिजिनल कॉस्ट वाला पार्ट हम 10 में बेच रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ये लिखा हुआ है देखो, एंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट 16,000 सोल्ड फॉर रुपीज 10,000। यानी 1 लाख वाली मशीन का 16,000, अच्छा 1 लाख वाली का ही बेच रहे हैं ना, 1 जनवरी 98 वाली मशीन बेच रहे हैं, तो ये 1 लाख वाली है, ठीक है बराबर है। तो यानी 16,000 में से, अब 16,000 में से बच्चे लोग 1 लाख में 16,000 गए, कितने होते हैं 84,000। ये 84,000 रुपीज ये हो गया अनसोल्ड वाला पार्ट। इसका हिसाब हम बाद में करेंगे, अभी मेहमान का बच्चा जा रहा है सिर्फ, पूरी फैमिली नहीं जा रही है, तो इसका हिसाब करेंगे। ओके अब यहाँ पे वर्किंग फिर यहां से शुरू करना। देखिए 1 जनवरी 1998 को कॉस्ट ऑफ पार्ट मशीन का था 16,000 रुपए। कहां था ये 1 लाख के अंदर है। अब क्योंकि मशीन ही पूरी 1 जनवरी 1998 को आई थी, तो वो पार्ट भी कब आया होगा बच्चा लोग? 1998 को ही, 1 जनवरी 1998 को, बराबर कि नहीं? अब क्योंकि वो साल हमने साल भर पूरा मशीन चलाया, तो ऑफ कोर्स उसका पार्ट भी पूरा चलाया होगा, तो पूरा 9-10% उसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन ईयरली के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो 16,000 का ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कितना होता है? 1,600 रुपए। ये हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ है दिखाओ, तो मैं आपको ये दिखेगा नहीं, ये इसके अंदर है, ये 10,000 के अंदर है ये, क्योंकि हमने ऊपर बंटवारा नहीं किया था, हम अभी बंटवारा कर रहे हैं क्योंकि हम पार्ट बेच रहे इसलिए, तो नीचे हम कर रहे हैं बंटवारा। तो 10,000 रुपए अगर पूरी मशीन के ऊपर चार्ज किया होगा, तो ऑफकोर्स उस पार्ट के अंदर भी वो डेप्रीसिएशन की अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी होपफुली। फिर इसके बाद अब डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू फॉल करता है ना, डिक्रीज करता है ना वैल्यू। तो बताओ कितना आएगा? 14,400 रुपए। ये वैल्यू कब की आ गई वो पार्ट की? ये वैल्यू है 1 जनवरी 1999 को। यानी अगर अपन ने 1 जनवरी 1999 को एसेट बेची होती थी तो इतने की बेचनी चाहिए थी, WDV होती है उसकी, लेकिन हमने 99 भी पूरा चलाया, तो 1999 का साल के एंड में अपन ने फिर से इसके ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट का, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम है इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही विशाल अपन ने डेप्रीसिएशन चार्ज करना है इसके ऊपर। मेरी बात सभी को समझ आ रही है? अब ओरिजिनल कॉस्ट पार्ट का कितना है? 16,000, उसका 10% कितना होगा? क्या मैं 10% पूरा डेप्रीसिएशन चार्ज करूं यहाँ पे? तो यस,
क्यों पूछो? क्योंकि मशीन पूरा 12 महीना यूज हुआ तो पार्ट भी 12 ही महीना यूज हुआ होगा। अब डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू कम करता है। माइनस करो, कितना आ रहा फिर? 12,800 रुपए। ये वैल्यू कब की है? 1 जनवरी 2000, ईयर 2000 में। अब क्योंकि फॉर्चुनेटली हमने ईयर 2000 भी अपने पूरा चलाया मशीन को, तो इसलिए साल के एंड में मैंने डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया होगा इसके अंदर। अब आप बोलोगे सर ये आंकड़े दिख रहे तो नहीं मेरे को कहीं पे भी? तो ये सब आंकड़े जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये 1600 रुपए जो निकाल रहे हैं अपन, ये सब ये इसके अंदर है, इंक्लूड है टोटल मशीनरी के ऊपर। ये देखो इसके अंदर इंक्लूड है, फिर यहाँ भी इंक्लूड है। ओके क्लियर? तो अब यहाँ पे अब डेप्रीसिएशन 30 साल का ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कितना आएगा? 16,000 का 10%, 10%। कोई भी अमाउंट का लास्ट का हटा दिया तो 10% होता है, वो होता है 1600 रुपए। अब डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू, तो माइनस करो, कितना आया? 11,200। ये वैल्यू 1 जनवरी 2001 की रह गई। अब मैं मानता हूं कि 2001 में मैंने एसेट का पार्ट बेचा है, लेकिन जनवरी को नहीं बेचा ना, जुलाई को बेचा। तो जिस साल जो मशीन बेच रहे हो उस दिन, उस साल का उस दिन तक का, लास्ट डे तक का डेप्रीसिएशन उस एसेट या पार्ट के ऊपर लगा के बेचना है। तो अब यहाँ पे 1 जुलाई 2001 तक के हमने उसके ऊपर 800 रुपए, ये रहा अभी निकाला अपन ने ऊपर, ये रहा आधे साल का 16,000 का 10%, 1600 रुपए था। 1600 रुपए साल के हिसाब से, लेकिन मशीन यहाँ पे चौथे साल में आधा ही साल चली, 6 महीना चली, तो इसलिए डेप्रीसिएशन भी यहाँ पे कितना आएगा? आधा आएगा। कितना आ गया वैल्यू? ये आ गई हमारी WDV वैल्यू। इतने की बेचनी चाहिए थी, अपन ने बेची कितने की है? तो लॉस हुआ है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे 400 रुपए का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 करना, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन एसेट्स पार्ट सोल्ड ऑफ मशीनरी। टू फाइंड आउट, ये वर्किंग आपको सब फेयर भी दिखा के आनी है। फाइंड आउट क्या आएगा? प्रॉफिट आइदर लॉस ऑन पार्ट सोल्ड ऑफ मशीनरी। अब यहां पे लॉस आ रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा? लॉस इज इक्वल्स टू WDV माइनस सेलिंग प्राइस। तो जो अमाउंट ज्यादा रहेगी वो पहले दिखाना, जो कम रहेगी वो बाद में दिखाना है। माइनस, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं होती है, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस होती है। 400 रुपए लॉस आया है। अब ये लॉस जो है, ये लॉस आपको दिखाना है मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्या नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री होती है। ये लॉस जो है ना, ये मेरा सारे लॉसेस कहां आते हैं? P&L के डेबिट में। तो P&L के डेबिट में, इसके क्रेडिट में इनवर्स इफेक्ट होता है। वो मैंने आपको उस दिन करके दिखाया था। तो यहां पे आपको लॉस है, क्या ये? लॉस। तो P&L अकाउंट दिखाना है, और यहां पे कितना? 400 रुपए का लॉस दिखा दो। अभी तक की जितने भी एग्जाम्पल कराया था उसमें प्रॉफिट आया था, ये एग्जाम्पल में लॉस आया हुआ है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा लोग। अब देखो सेम डे कोई और मशीनरी आई है क्या? जनरली आती है, नहीं है इसमें कुछ लिखा हुआ? नहीं है कुछ भी। बस अब जब यहाँ आप देखो, ये साल और कोई मशीन आई भी नहीं, गई भी नहीं है। ओके, अब साल के एंड में रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये रहेगा कि रिमेनिंग मशीन रहेंगी कितनी? बस 3। आंसर 3। क्यों पूछो? वो 1 लाख वाली मशीन भी अपने पास है, पूरी नहीं गई है, प्लस 20,000 वाली मशीन भी है, और प्लस ये 12,000 वाली मशीन भी है अपने पास। तो अब साल के एंड में, साल का एंड पे रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो।
अब किसी के मन में आएगा कि सर यहाँ आपने जुलाई में चार्ज किया, ये एंड में, ये जो जुलाई में चार्ज किया ये वो मशीन का डेप्रिसिएशन है जिस साल मशीन जा रही थी, लेकिन जो रिमेनिंग मशीन पास पड़ी है वो साल के एंड में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब यहाँ पे मैं एक एक मशीन का ब्रैकेट में दिखाता हूँ कितना डेप्रिसिएशन कितना लगा है। अब देखिए यहाँ पे अब जो 1 लाख वाली मशीन है वो 1 लाख की रही ही नहीं, उसमें से 16,000 वाला पार्ट तो चले गया, बाकी बचे कितनी 84,000 रुपीज की मशीन रही अपने पास। तो 84,000 की मशीन अपन ने साल भर चलाई यहाँ पे, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट अगर 84,000 है मशीन का, 1 लाख वाली मशीन का भी, तो इसका 10% पूरा साल का 8400 रुपीज आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। दूसरी वाली मशीन आप देखिए वो थी 20,000 वाली। अब 20,000 वाली ये मशीन जो आई थी ये क्या अपने को ये साल 2001 में पूरी साल भर चली, क्या चली, तो चली तो फिर पूरा 10% उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, वो आता है 2,000 रुपए। और तीसरी वाली मशीन 12,000 वाली जो थी वो भले पिछले साल 10 महीना चली, लेकिन ये साल तो मेरे पास डे 1 से थी ना वो, तो डे 1 से जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी पूरा आएगा 12,000 रुपए। 12,000 का 10% 1,200 रुपए होता है, 10% 1,200 रुपए। इस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 11,600 रुपए। यानी कहने का भाव ये है आप सभी के लिए कि जिस मशीन बेचो या पार्ट बेचो उस साल 2 डेप्रिसिएशन दिखाना, अगर एक से ज्यादा मशीनरी रही तो। अब देखो और कुछ किया करने ये साल, तो साल खत्म करो और यहाँ पे हाथों हाथ बैलेंस निकाल के चौथे साल में बैलेंस छोड़ दो और आपका एग्जाम्पल भी समाप्त होता है यहीं पे। चलिए 1-2 लाइन छोड़ के एक लकीर नीचे 2 लकीर खींचना है, अमाउंट में डेबिट के भी और क्रेडिट में भी। अब देखिए कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है। जनरली एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, कितना आ रहा, जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर 2 लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, या अपोजिट साइड की टोटल अमाउंट माइनस कितना आ रहा बताओ डिफरेंस 70। आपके पास सभी के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, फटाफट चलाओ, दिमाग चलाओ मत अपना। हाँ इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक आती है निकालना डायरेक्ट बैलेंस सही है कि रॉन्ग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 75,200 ये बचा हुआ बैलेंस जो है, इस बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में इसी बैलेंस को लेके आओ और करो ब्रॉट डाउन, लेकिन एक लकीर 2 लकीर के नीचे कहीं भी। कैरी डाउन को क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे 31 दिसंबर 2001 लिखेंगे और 1 जनवरी 2002। अब ये पहला एग्जांपल था जहां पे 4 साल का उसने अपने को अकाउंट पूछा था, तो ऐसे कंपल्सरी नहीं कि 3 साल का आएगा, 4 साल 5 साल चलाएंगा वो आपका। अब क्योंकि इस एग्जांपल में सिर्फ आपको था ओनली प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, लेकिन अब मेरे पास एक एग्जांपल के मतलब और टाइम नहीं है इतना अपने पास कि अपन अलग अलग एग्जांपल अलग प्रैक्टिकली ले, तो इसी एग्जांपल के अंदर मैं आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना सिखाता हूं। ठीक है क्लियर? तो आज का टास्क 2 है, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखते हैं और दूसरा टास्क रहेगा हमारा, सुन लीजिए बच्चा लोग, हाँ दूसरा आज हम एग्जाम्पल करेंगे फाइनेंशियल ईयर में। फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एसेट सोल्ड ही हम करेंगे, पूरी एसेट बेचेंगे लगे तो वो है फाइनेंशियल ईयर में, और फिर कल हमारा पार्ट सोल्ड इन फाइनेंशियल, फिर हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म। मैंने आपकी ऑलमोस्ट फ्रॉम टॉप टू नहीं एक और रहा हुआ वैरायटी, यस कल 2 एग्जांपल देंगे अपने को। कौन से? एक पार्ट सोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर और दूसरा वो स्क्रैप वैल्यू वगैरह वगैरह जो नहीं दी थी तक। अरे लाइफ ऑफ एसेट्स को एक फॉर्म एनुअल डेप्रिसिएशन का एक फॉर्म लगाना पड़ता है, वो एग्जाम्पल अपना बाकी है। ठीक है क्लियर? कल ले लेंगे वो, कोई बात नहीं है। चलो अब दोनों ध्यान दो चलो, अब तुम लोग क्या करोगे, एक लेजर और बनाओगे इसी एग्जाम्पल के लिए, लेकिन वो बड़ा मत बनाना।
क्योंकि देखो डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर ना मगजमारी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना आ गया, डेप्रीसिएशन आपको फ्री में आता विरासत में। तो इसलिए अब आधे पेज का एक लेजर अकाउंट बनाया जाए प्लीज, और नाम ऊपर दो डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसी एग्जाम्पल के लिए। ये वर्किंग तो लिखा है, मैंने 2 वर्किंग कराई, एक को नंबर 1 दो और दूसरे को नंबर 2 दो। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कैसे होती है वो समझाने जा रहा हूं, ध्यान देकर। अब देखो डेप्रीसिएशन अकाउंट जो बनाने का तरीका है वो बहुत इजी है। कैसे, देखो ध्यान दो। अब मैं आपको लॉजिकल सेंस बता रहा हूं और कैसे आपको करना है पोस्टिंग, उस सेंस के बेसिस पर भी बता दे रहा हूं। ध्यान दो, देखो क्या करना है। अगर आपको पेपर में डेप्रीसिएशन अकाउंट पूछा है और एसेट अकाउंट पूछा है, दोनों पूछा है, तो एसेट अकाउंट पूरा प्रिपेयर कर देना पहले। और यहां पे ओके, कंटिन्यू। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, प्लीज यहां पे ध्यान दो। किशोर सुनो, क्या करो, जहां जहां तुमने एसेट अकाउंट में यानी मशीनरी अकाउंट में जहां जहां तुमने डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है उसकी डेट लो और उसकी अमाउंट लो। हर साल में देखो यहां पे भी डेट लो और उसकी टोटल अमाउंट ले लो। तो पहले साल में एक ही डेट आ रही है क्लोजिंग डेट और उसकी अमाउंट भी आ रही है, दूसरे साल में भी एक ही आ रही है उसकी अमाउंट आ रही है, तीसरे साल में भी एक डेट उसकी अमाउंट। लेकिन चौथे साल में आप देखो आपके पास यहां पे 2 डेप्रीसिएशन है और अमाउंट भी 2 अलग अलग डेप्रीसिएशन है, दिखा आपको बच्चे लोग। हाँ, तो अब क्या करो, एक एक साल खत्म करना है अपने को, 2 मिनट ध्यान दो, समझो इधर, देखो इधर। हाँ, अब यहां पे हर एक के पीछे एक लॉजिकल रीजन है। मैं लाइफ में एक चीज एक ही बार पढ़ाऊंगा आपको, वैरायटी, समझो उस चीज को। हाँ, अब क्या करो, पहले साल का अमाउंट ले लो और डेट ले लो, और डेबिट साइड में यहां पे 31 दिसंबर कौन सा था ये देखो डेट 1998 और अमाउंट कितनी है उसकी 10,000 रुपए, ये लिख दो। और यहां पे नाम जो है वो लिखो अपोजिट साइड का मशीनरी अकाउंट, यानी एसेट के नाम से आपको इसको पोस्टिंग करनी है। अब ऐसा होता क्यों है, अब मैं आपको ये लॉजिकल सेंस में पहली बात आपको समझा के दे रहा हूं, समझ लीजिए ये हमने क्यों यहाँ पे मशीनरी के नाम से पोस्टिंग की। देखिए जनरली डेप्रीसिएशन चार्ज की एंट्री क्या होती है बताइए। एंट्री होती है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ये नॉन कैश एक्सपेंस है अपना, तो इसे डेबिट करते हैं और ये नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से नोटा आती भी नहीं और तो अपनी एसेट की वैल्यू कम करता है वो, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अब इसके अगर दोनों लेजर अपने पास अवेलेबल रहे तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी बताओ। डेप्रीसिएशन के डेबिट में अपोजिट नेम टू मशीनरी और मशीनरी के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम टू बाय डेप्रीसिएशन। तो ये क्रॉस इफेक्ट्स की अपन ने जैसे अपन लेजर पोस्टिंग नॉर्मली करते थे, इसलिए यहाँ पे टू मशीनरी नाम आता है और अमाउंट भी सेम आती है और डेट भी सेम आती है, क्योंकि तारीख और डेट एंट्री में भी सेम ही लगी जाती है। मेरी बात आप सभी को समझ रहा होगा होपफुली, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। जिसको नहीं आ रहा है आप मुझसे वो पूछ सकता है बच्चे लोग को। क्लियर, यानी क्या सीखा आपने, आपको जहां जहां अपने एसेट में डेप्रीसिएशन वर्ड लिखा हुआ है उसकी डेट लेनी है, उसकी अमाउंट लिखनी है और वही डेप्रीसिएशन अकाउंट में एसेट अकाउंट के नाम से पोस्टिंग कर देनी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी एंट्री बनती है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है मेरा, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस नॉमिनल बोलता है और इससे नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये प्रोविजन है ओनली। क्या ये एसेट के लिए प्रोविजन है, तो एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करने के लिए हम एसेट को कर दी क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे
एसेट को क्रिएट किया। अब इसकी पोस्टिंग करोगे तो कैसे होगा, डेप्रीशिएशन के डेबिट में अपोजिट नेम टू मशीनरी और मशीनरी की क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय डेप्रीशिएशन। अब यहाँ पे दोनों रिजल्ट गिवन हो गए इसलिए हम लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब पहले 1998 ईयर क्लोज करते हैं। अब देखो और 1998 में हमारे पास डेप्रीशिएशन वर्ड है कि नहीं, एसेट में नहीं है, तो इसको क्लोज करने के लिए एक लकीर दो लकीर खींचते हैं। अब एसेट अकाउंट की तरह ए बच्चा लोग इसमें से बैलेंस नहीं निकालते हैं, इसका बैलेंस ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि याद करो जब आप फाइनल बनाते हो तो डेप्रीशिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालते हो। वो क्यों आता है, यहां से आता है, समझिए उस चीज को, देखिए ध्यान दो। अब यहाँ पे कौन सी साइड की अमाउंट बढ़िया रही, देखो डेबिट की। जो भी साइड की अमाउंट बढ़ी आएंगी वो एक लकीर दो लकीर के अंदर लिखो, दोनों कॉलम में। उसमें जो अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस डिफरेंस बता रहा 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए बैलेंस नहीं बोलना इसको, ये ट्रांसफर करना पीएनएल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो यहाँ पे। और साल की एंडिंग डेट देना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है वो साल के आखिरी दिन पे बनता है। आप डेप्रीशिएशन कभी भी चार्ज करो, लेकिन आपको ट्रांसफर जो करना है वो साल के एंड में करना है। अब ये यहाँ पे पोस्टिंग क्यों आई, सर समझा के दो। अब आप याद करो, हम जब फाइनल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद करो। अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे 11 12 पढ़ के आए होंगे, आपने फाइनल अकाउंट देखा होगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते थे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, याद करो 10,000 रुपए। तो ये पोस्टिंग अपन ने क्रॉस इफेक्ट किया, कैसे, पीएनएल के डेबिट में, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट के क्रेडिट में अपोजिट नेम बाय पीएनएल अकाउंट। ये ट्रांसफर एंट्री होती है। ओके क्लियर। तो इस तरीके से आपको चारों साल का क्लोज करना है। चलिए करते हैं साथ में आपके साथ ही। ये हो गया 1998 क्लोज। अब टू 1999 पकड़ो। अब देखो 1999 में डेप्रीशिएशन की अमाउंट कितनी है, 11,000, और डेट कौन सी है, 31 दिसंबर 1999 ना। तो डेबिट साइड में लिखो 31 दिसंबर 1999, अमाउंट लो उसी की, कितनी है, 11,000 रुपए, और यहां पे पोस्टिंग मार दो टू मशीनरी के नाम से। अब मशीनरी अकाउंट के नाम से पोस्टिंग यहां पे क्यों आई, होपफुली आपको समझ रहा होगा। अब देखो 1999 में और डेप्रीशिएशन वर्ड है क्या, नहीं है पक्का, तो बस इसी को क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के लिए खींचो, कौन सा साइड की अमाउंट बनाती देखो, हाँ लिखो वो एक लकीर दो के अंदर, उसमें से अपोजिट साइड माइनस डिफरेंस 11,000 रुपए। ये 11,000 रुपए डिफरेंस जो आया, ये डिफरेंस हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि फाइनली हम डेप्रीशिएशन जो है वो प्रॉफिट लॉस यानी फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस के अंदर ट्रांसफर करते हैं अपन। और ट्रांसफर कब करना है, साल के आखिरी दिन पर। अब डेप्रीशिएशन हर एग्जाम्पल में नहीं होगा, हाँ, क्योंकि पैटर्न सबका सेम चलता है, इसलिए मैं बोलता हूं डेप्रीशिएशन बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं। अब पकड़ो ईयर 2000, अब ईयर 2030 साल में भी एक ही अमाउंट है और एक ही डेट है, ले लो और डेबिट साइड में लिखो 31 दिसंबर 2000, अमाउंट है 13,000 रुपीज, और यहां नाम लिखेंगे एसेट अकाउंट के नाम से मशीनरी अकाउंट। अब और कोई अमाउंट तो है नहीं, डेट भी नहीं है, तो इसको क्लोज करेंगे एक लकीर खींचकर। अब ईयर 2000 जो है क्लोज करो, और क्लोज करने के बाद 1 मिनट, चौथे साल में ट्विस्ट है, पता है आपको कुछ आता है, आप शांत बैठिए प्लीज। हाँ, कौन से साइड की अमाउंट, डेबिट की, एक्सपेंस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, तो इसलिए डेप्रीशिएशन की डेबिट साइड बड़ी आती है। ये एक्सपेंस का लेजर अकाउंट है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है,
अमाउंट कितनी डिफरेंस आ रही है? 13,000 रुपए। ये 13,000 रुपए डिफरेंस जो भरा वो साइड भरो जो कम भर रही, क्या नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस के नाम से नहीं आता, क्योंकि बच्चा वो बैलेंस हम साल के एंड में फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, क्योंकि ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब चौथे साल में अगर आप नोटिस करोगे, एक मिनट में पहले लेजर इसको उड़ा दूं, आपको बता दूं मैं 4 मार्क का स्पेशल सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। तुषार क्लास के बाहर जाओ। खैरो खैरो हाँ, अब चौथे साल में यहाँ पे ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है यहाँ पे 2 बार डेप्रिसिएशन है, तो अपने को पोस्टिंग भी यहाँ पे 2 बार करनी पड़ेगी। हाँ, तो 1 जुलाई 2001 को हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 800 रुपए। तो यहाँ पे मशीनरी के नाम से पोस्टिंग भी 800 रुपए आएगी। और फिर आप अगर नोटिस करोगे तो 31 दिसंबर 2001 को रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर हमने 11,600 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो यहाँ पे फिर 31 दिसंबर 2001 को हमने यहाँ पे और एक बार मशीनरी के नाम से पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि मशीनरी में 2 बार डेप्रिसिएशन के नाम से पोस्टिंग की हुई है, इसलिए 11,000। नोटबुक में चेक करने आ रहा हूँ, उसके बाद जिसके पास नहीं दिखी मैं नोटबुक के 2 टुकड़े कर दूंगा। फिर कोई बुरा भला कुछ बोलना नहीं, कोई नाराजगी रखना नहीं अपने अंदर, बता के कर रहा हूं। 11,600 रुपए। अब यहां पे और कुछ किया गया अपन ने? नहीं। अब एक लकीर इधर की खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बेटा देखो, डेबिट कितनी आ रही है? 11,600 और 800, तो 12,400 रुपए। ये 12,400 रुपए ये हमको साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे आपको 2 बार प्रॉफिट लॉस लिखना नहीं है, आपको एक ही बार लिखना है। पूछो क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट बनता ही साल के एंड में, तो बीच में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए यहाँ पे 31 दिसंबर 2001 यानी क्लोजिंग डेट आपको लिखनी है यहाँ पे, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो चाहे वो फाइनेंशियल क्यों हो। तो ये था चौथे साल का ट्विस्ट, यहाँ पे पोस्टिंग डेबिट साइड में 2 बार दिखी, लेकिन ट्रांसफर हम साल के आखिरी दिन पर ही करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इस तरीके से आपका ये डेप्रिसिएशन के साथ एग्जाम्पल खत्म होता है। अब आज मैं आपके लिए एक नया ट्विस्ट लेके आया हूं, और वो ट्विस्ट है आज हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के एग्जाम्पल, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर में बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ जाती है, ये पेपर वाले को पता है, और इसलिए वो पेपर वाला आपकी प्रॉब्लम की नस पकड़ के वही एग्जाम्पल देता है जहां पे तुम एरर पैदा करो और वहां पे तुम्हारी मार्क्स वो काट सके। तो फर्क क्या होता है? जब एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर में होता है ना, तो एग्जाम्पल में डिफिकल्टी ये आती है, सुन लीजिए, ध्यान दो, डिफिकल्टी ये आती है इस एग्जाम्पल में एक्चुअली कि ईयर में तुम घोटाला कर देते हो, यानी घपला, 1 साल का घपला। कैसे? देखो इधर, जैसे एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, स्टार्टिंग पीरियड और एंडिंग पीरियड में ईयर होता है चेंज। फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को, और क्लोजिंग होता है 31 मार्च को हर साल के। तो इसमें क्या होता है, जब नेक्स्ट ईयर शुरू करोगे तो उसी के नेक्स्ट डे पे शुरू होता है, और वहां पे तुम करते हो घपला, 1 साल पूरा जंपा मार लेते हो। तो इसके लिए जो मैं तुमको माइंड मैप चार्ट सिखाया है ना फाइनेंशियल ईयर में, तो अडॉप्ट करना, लेकिन वो फेयर में दिखाने की जरूरत तुमको नहीं है।
वो सिर्फ आपकी वर्किंग के लिए आप लास्ट पेज में कर देना, उससे सिर्फ क्लियर होता है कि कौन सी एक्शन कहाँ कौन से साल में की जा रही है बस। तो एक एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं वैसा ही लाया हूं आपके एग्जाम्पल, पहले समझा कर देता हूं फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। चलिए तो हेडिंग दीजिए ऊपर, फाइनल अकाउंट स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड बट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे एसेट सोल्ड किया है, पार्ट सोल्ड नहीं किया है। कल फाइनेंशियल अकाउंट में पार्ट सोल्ड वाला लास्ट स्टडी कर देंगे, ओके। बस इससे ऊपर वैरायटी आएगी नहीं आपको। जितने एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं उतने तो भी एटलीस्ट करके जाओ, आपका क्वेश्चन आपका पेपर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। चलिए पढ़ता हूं, ध्यान दो। मैंने प्रोफार्मा बना के रखा है, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आंसर पे आते हैं। हाँ ध्यान दो। ऑन 1 अप्रैल 2002 गणेश ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, अंबाजोगई, ये उसकी प्लेस होंगी शायद से कोई, तो भी परचेस मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, यानी पहली मशीन जो आई है 1 अप्रैल 2002 को आई है। पता नहीं कौन सा ईयर है, देखते हैं कौन सी ईयर में कौन सी मशीन आ रही है। अभी फिलहाल हम डेटा कर करके वो माइंड मैप चार्ट बनाएंगे, कौन से साल में क्या आ रहा है एक्शन और क्या क्या करना है अपने को, पूरा क्लियर करना है, यानी क्वेश्चन को पूरा उसमें चार्ट डालना है अपने को। चार्ट बनाते ना अपन, मैंने आपको सिखाया था ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ऑन 1 अक्टूबर 2002 एडिशनल मशीनरी वॉज परचेस ₹20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2004, अब वो 4 कब आ रहा है पता नहीं, देखते हैं। द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2002, यानी कौन सी वाली, ये वाली, यानी 40,000 वाली, वॉज सोल्ड ₹25,000। अभी पहले साल में आ रहा है, दूसरे साल में आ रहा है, तीसरे साल में आ रहा है, ये पिक्चर अपन नीचे देख लेंगे वो वर्किंग करके। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वॉज परचेस, और जिस गाड़ी से एक मेहमान को छोड़ के आए उसी गाड़ी से दूसरे मेहमान को भी लेके आए, यानी सेम डे न्यू मशीनरी परचेस की भी अपन ने 10,000 रुपए की। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और यहाँ पे जो डेटा चाहिए उसको हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ मैं। Assuming that the machinery is depreciated on 31st March, अब 31st मार्च बोल दिया, यानी कौन सा ईयर हो रहा है ये, फाइनेंशियल ईयर। अभी तक एग्जाम्पल किसमें गए थे, कैलेंडर ईयर में। 10% पर एनम बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2002-3, ये एक साल हो गया। फाइनेंशियल ईयर में ईयर चेंज होते हैं ना, ओपनिंग कोई और ईयर होता है, क्लोजिंग कोई और होता है। 3, 4 और 4, 5, 3 साल का पूछा है। 2 लेजर कौन से, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में इतना मगजमारी है नहीं, तो लास्ट का काम है वो कर देंगे। पहले मेन काम क्या है, मशीनरी का, यानी लेजर अकाउंट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का, तो पहले वो उस पर फोकस कर लेते एक बार। चलिए सब लोग बैठ जाइए, एक बार देख लेते हैं। हाँ लेजर बना कर को पहले, सबसे पहले ये वाला। सोलह मार्क का आपको टॉपिक है ये, तो मेरे हिसाब से 16 मार्क ये छोड़ने चाहिए आपको नहीं, 2 आएंगे। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। ध्यान दो। अब जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया ना आपको, ये पूरा मैं माइंड मैप यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। ये चार्ट आपको फेयर में नहीं करके आना है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये सब आपके लिए है कि जो क्वेश्चन है वो डेटा हम यहाँ पे उतार रहे हैं अलग तरीके से। देखो यहां पे लिखो, अब ये तुमको 2 लेजर के बाद बनाने हैं। 2 लेजर ने कौन सा, मशीनरी अकाउंट का प्रोफार्मा बना लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा बना लो, उसके बाद वर्किंग के लिए WD वर्किंग के लिए जगह छोड़ दो, उसके बाद चाहो तो आप ये बना सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन पेपर में दिखा के नहीं आना है आपको, वो थोड़ा गलत इंडिकेशन होता है। हाँ यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, स्टार्ट पीरियड, मिड पीरियड,
और यहाँ पे आएगा एंड पीरियड। ठीक है, शुरू करते, ध्यान दो। हमारा फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा है पहली मशीन से, तो 1 अप्रैल 2002 को हमने एक मशीनरी परचेस की 40 की, तो यहां पे स्टार्ट में ही आ गया 1 अप्रैल 2002। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी मशीन की? 40,000 रुपए। अब देखो हमारा साल खत्म होगा, अगर 1 अप्रैल 2002 को शुरू होगा तो साल खत्म होगा। देखो यहाँ पे क्या करना, फाइनेंशियल में ओपनिंग क्लोजिंग डेट लिख देना, ये माइंड मैप चार्ट में, यानी आपको दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये होना चाहिए, फिर आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर 31 मार्च 2003 को साल खत्म होगा। अब इस पीरियड के अंदर देखो और कोई मशीन आई हुई क्या? आई हुई है। तो 1 अक्टूबर 2002 को दिख रहा है आपको, और ये इसी के साल के अंदर में आ रहा है। तो अब बताओ, अक्टूबर में 6वां महीना होता है। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म, अक्टूबर 7वें महीने शुरू हो रहा है, तो यानी मिड पीरियड हो गया। वो क्या हो गया उसका? तो 1 अक्टूबर 2002 हमने फिर से एक मशीन परचेस की है। कॉस्ट प्राइस कितनी है मशीन की? 20,000 रुपए। अब 31 मार्च 2003 तक के और कुछ किया गया अपने मूवमेंट? नहीं किया कुछ भी। तो साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2 मशीन के ऊपर, लिख दिया मैंने यहाँ पे 2। अब यहाँ पे पहला साल यहीं समाप्त होता है। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, मालूम है आपको स्टूडेंट की गलती करता है यहाँ पे जब सेकेंड ईयर शुरू करता है वो, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर शुरू करता है 1 अप्रैल 2004 को, यानी 1 साल का घपला हो गया। जबकि इसी के नेक्स्ट डे पर हमारा दूसरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2003, यानी उसी के नेक्स्ट डे पर। कार्तिक यहाँ पे ध्यान दे। अब 31 मार्च 2004 ये बाउंड्री सेट कर दो कि इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग की बाउंड्री सेट कर दो हर साल की। अब देखो इस बीच में कुछ हुआ है क्या? तो 1 अक्टूबर 2004, यानी 1 अक्टूबर 4, यानी अब ये मार्च में खत्म हो रहा 4, यानी अक्टूबर मार्च के पहले आता है कि बाद में आता है? बाद में आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ये साल ना मशीन आई भी गई नहीं और गई भी नहीं। लेकिन यहीं पे यदि उन दोनों मशीन के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। कौन सी दोनों? जो ऊपर हमने ली हुई है फर्स्ट ईयर में। इससे आपको यही हेल्प करेगा कि कौन सी मूवमेंट कहां हो रही है, एक्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड ईयर शुरू होगा हमारा 1 अप्रैल 2004, इसी के नेक्स्ट डे पर 2004, और डेडलाइन खत्म होगी 31 मार्च, यानी हमारा साल खत्म होगा 2005। अब इस बीच में कुछ हुआ है क्या? तो यस, 1 अक्टूबर 2004 में, यानी मिड पीरियड में, 1 अक्टूबर 2004 में मिड पीरियड में आपने सोल्ड किया है मशीनरी। कौन सी वाली मशीनरी सोल्ड किया अपन ने? 1 अप्रैल 2002 वाली, यानी ये वाली मशीन अपन ने यहां पे बेचा है। कितने बेचा? सोल्ड कितने में किया? देखो 25,000 में। 40 वाली मशीन 25 में। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मशीन की? 40। बेचे कितने? 25 में। अब यहां पे मैं प्लानिंग सिखा दे रहा हूं। अब मशीन आई 3 से पक्की, पहले नोट आएंगी 25,000 रुपए, उस मशीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे वाली मशीन के ऊपर। कौन सी? सोल्ड वाली मशीन के ऊपर। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड आउट कर देंगे। और फिर सेम डे पे हमने एक मशीनरी फिर से परचेस की। देखो आप, तो यहां पे 4 काम करना है। बोलो कौन से? 3 काम मशीनरी की सोल्ड के लिए, और दूसरा चौथा काम सेम डे पे हमने न्यू मशीनरी परचेस की है। कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपए। दिख रहा है आपको? और कुछ किया क्या? देखो नहीं किया है।
आप ऊपर देखो क्लियर कट आपको दिखा रहा है, यानी पूरा क्वेश्चन में आपको ये माइंड मैप चार्ट में लिख के दे रहा हूं कि कौन सी मूवमेंट कहां क्या हो रही है। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे और कुछ नहीं किया है, तो साल के आखिरी दिन पर 31 मार्च को रिमेनिंग मशीन के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अब बताओ साल के आखिर में रिमेनिंग मशीन कौन कौन सी थी हमारे पास? थी दो थी। कौन सी दो? एक तो ये वाली मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और एक ये वाली मशीन के ऊपर भी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। दो मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। क्या आप सभी को ये जो चार्ट बनाया अपन ने हेल्प किया? कौन सी मूवमेंट कहां क्या हो रहा है समझ में आ गया? पक्का? बस एक बार तुम्हारे माइंड में ये बन गया ना, तुम्हारा हाथ रुकता नहीं, फिर बार बार क्वेश्चन की ओर देखता नहीं। समझा? तो पेपर में ऐसे ही कंसेप्ट यहां आना, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है उसको। पहले साल में क्या हो रहा है, दूसरे साल में क्या हो रहा है, दूसरा साल खाली है पूरा, तीसरे साल में फिर मूवमेंट है। पहले साल में तीन मूवमेंट है। कौन सी? दो परचेस की मूवमेंट, एक डेप्रिसिएशन की मूवमेंट। दूसरे साल में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ लास्ट डे पर डेप्रिसिएशन करेंगे। और तीसरे साल में हमने मशीन बेचा है उसकी मूवमेंट, फिर परचेस किया उसकी मूवमेंट, और फिर रिमेनिंग मशीन के ऊपर साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। और चौथा साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2005, उसी के नेक्स्ट डे पर। यहां पे बैलेंस लाके छोड़ देना सभी का। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। हाँ, इन द बुक ऑफ गणेश ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, अंबा जोगी लिख लीजिए। मशीनरी अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रोफा बना दिया, आपने बनाया होगा होपफुली। शुरू करते चलिए। हाँ, 1 अप्रैल 2002 को हमने एक मशीनरी परचेस किया, तो टू बैंक या कैश के नाम से हमने पोस्टिंग की होंगी। अमाउंट कितनी देखो, 40,000 रुपए। अब क्योंकि ये वाला क्लियर हो गया पार्ट, अब हमने मिड पीरियड में एक और मशीनरी परचेस किए। देख रहे हैं ना हम कहां कहां जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को फिर से इसी साल के बीच में, आधे साल में, हाफ ईयर में, 6 महीने बाद हमने फिर से एक मशीनरी परचेस की टू बैंक और कैश के नाम से। कार्तिक समझ में आ रहा है कितना अमाउंट है? हमने ये मूवमेंट भी क्रॉस कर दी। अब साल के एंड में दोनों मशीन्स के ऊपर जितना यूज किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अब डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग मशीनरी के क्रेडिट साइड में होती है। क्यों होती है आपको पता होना चाहिए होपफुली। अब क्योंकि मेरे पास दो मशीनरी है बच्चा लोग, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पहली वाली मशीन 40,000 वाली मशीन जो है वो पूरा साल भर चली, तो 12 महीने का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसने पर एनम, तो पूरा 4,000 रुपीज आएगा। लेकिन जो 20,000 वाली मशीन है वो अपने को 6 महीने चली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 महीने का। अब 20,000 का 10% 2,000 रुपये होता, 2,000 रुपये 12 महीने के। लेकिन मशीन चली 6 महीना, तो 12 महीने का आधा कितना होता है? 6 महीना, तो 2,000 का आधा कितना होगा? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के एंड में, 31 मार्च 2003। यहां साल में घपला नहीं करना बस। अब हमने और कुछ किया कि ये साल नहीं किया, तो साल खत्म करेंगे। अच्छा, फास्ट तो नहीं हो रहा है, और साल खत्म करेंगे एक लकीर, दो लकीर के अंदर। आप बताओ कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है? डेबिट की कितनी आ रही है? एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो डेबिट ही बढ़ियाएंगी। अपोजिट साइड माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा? 55,000 रुपीज बचा, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। देखो आप यहाँ जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो और पेपर में सॉल्व एग्जाम्पल करोगे, इन दोनों में अंतर सिर्फ एक ही रहेगा, फिगर का। आपको वहां फिगर करोड़ों में आ सकती है, क्योंकि इस बार तुमको कैलसी दिया है उसने।
और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर जो कि नीचे कहीं भी उसको ब्रॉट डाउन करो। फर्स्ट जनवरी 2000, हाँ वेरी गुड, 1 अप्रैल आएगा, वेरी गुड बेटा, 1 अप्रैल 2003, उसी के नेक्स्ट डे पर 4 नहीं करना, यानी हम अगर माइंड मैप में गए तो यहां पे हम पहुंच चुके हैं, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस। अब यहां पे और कुछ नहीं किया है, तो साल के एंड में डायरेक्ट हम क्या चर्चा करेंगे, इन्हीं दो मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन की पोस्टिंग जो है वो मशीनरी के क्रेडिट साइड में होती है, यानी एसिड के, नो मशीनरी, एसिड अकाउंट के। अब यहां पे 31 मार्च 2004, 4 को हम साल खत्म कर रहे हैं, और दोनों मशीन के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम से। अब बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट पहली वाली मशीन का 40,000 है, ये मशीन क्या यहाँ पे साल भर चली तो पूरा 4,000 रुपीज इसके ऊपर 10% आएगा डेप्रीसिएशन। लेकिन दूसरी वाली मशीन जो है वो पिछले साल भले आधा चली 6 मंथ, लेकिन यहाँ पे तो वो डे 1 से मेरे पास थी ना, तो पूरा 12 मंथ यानी 12 महीने साल भर चली, तो पूरा 10% लगेगा, 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपए, कुल मिलाकर 6,000 रुपीज आपका डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। और कुछ किया है अपन ने? नहीं किया है। साल खत्म करेंगे, और साल खत्म करने के लिए फिर से आपके पास एक लकीर, 2 लकीर खींचने के लिए है। कौन सा साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है? डेबिट की, तो वो लिखो, एक लकीर 2 लकीर के अंदर, उसमें से अपोजिट साइड माइनस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 49,000 डिफरेंस अमाउंट जो साइड कम भर रही उसको इक्वल करने के लिए भरो बैलेंस के नाम से, बैलेंस कैरिड डाउन। और साल की आखिरी डेट देना उसको, बैलेंस कैरिड डाउन को, और जहां कैरिड डाउन किया उसके अपोजिट साइड में यही बैलेंस को लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। कैरी फॉरवर्ड करना होता है ये। 1 अप्रैल 2004, उसी के नेक्स्ट डे पर, यहां घपला नहीं करना, हाँ, यानी हम यहां पे पहुंच चुके हैं। अब यहां पे हमने, यहां पे मूवमेंट्स बहुत सारी है, रुक जाएंगे, आराम से करेंगे। 1 अक्टूबर 2004 को हमने एसिड बेची। अब एसिड बेचो या पार्ट बेचो, 3 स्टेप पक्की। पहले एसिड अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो फर्स्ट स्टेप बाय बैंक या बाय कैश के नाम से, ये नोटा मिलने की एंट्री है। फर्स्ट अक्टूबर, बेटा इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, पे अटेंशन हियर। कितने की बेची है? तो नोटा 25,000 रुपए होगी। अब जो एसिड बेच रहे हो उस साल, उस दिन, लास्ट दिन तक का, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा के बेचना है। तो यहाँ पे अब 6 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर 6 महीना यूज हुई वो मशीन, तो उसका 6 महीने का आधा। अब बताओ ओरिजिनल कॉस्ट एसिड का कितना था? 40,000 रुपए। अब 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए साल का डेप्रीसिएशन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे 6 महीना ही चली मशीन, आधा साल, तो हाफ ईयर का आधा आएगा। अब 4 का आधा कितना होता है? तो 2,000 रुपए उसके ऊपर, वो एसिड के ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगाया। अब आप लोगों से रिमेनिंग मशीन के ऊपर वो साल के एंड में। अब यहाँ पे प्रॉफिट वर्क लॉस हुआ, वो वर्किंग करेंगे WDV से। नीचे लिखिए, हाँ एंड में 2 लेजर बनने के बाद, यस इस पे मार्क्स होते हैं बेटा। वर्किंग पे, वर्किंग पे
WD वर्किंग लिखो यहाँ पे, वर्किंग नोट। हाँ, WDV वर्किंग, यस। 1 अप्रैल 2002 को हमने मशीन परचेस किया। पच्चीस की 40 थी ना। 31 दिसंबर मार्च 2003 को हमने पहली बार इसके ऊपर डेप्रीसिएशन साल के एंड में चार्ज किया, 4,000 रुपए पूरा। कहां किया है? ये देखो, ये रहा, दिख रहा है आपको? अच्छा, आपको WD वर्किंग अगर इतनी लॉन्ग कट नहीं जम रही है, सुन लीजिए, तो आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जमेगा, रिड्यूसिंग में नहीं। बता दूं शॉर्टकट वाला? मैं पहले ये कराता हूं, फिर वो भी कराता हूं। कितना आया? ये वैल्यू है 1 अप्रैल 2003 की। अब मशीन चलाई पूरा साल भर वो भी, तो 31 मार्च 2004, यस, साल के एंड में हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, फिर से 4,000 रुपीज ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। कितना आया? 32। ये वैल्यू कब की रह गई? ये वैल्यू है 1 अप्रैल 2004 की। अब माना मैंने 2004 में बेचा, लेकिन 1 अप्रैल में नहीं बेचा ना, कब बेचा है? अक्टूबर में, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2004 को हमने उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा के बेचा 2,000 रुपए। देखो लिखा हुआ है प्लस, यानी बेची कितनी आ गई? ये आ गई हमारी WDV मुद्दल भाव। बेच रहे कितने का? 25 का, तो 5,000 रुपए लॉस। क्या हुआ? अब वो लॉस वाला वर्किंग आप कर लोगे, लॉस वाला वर्किंग कर लोगे। लॉस इज इक्वल्स टू क्या आएगा? WDV माइनस सेलिंग प्राइस। तो 30 माइनस 25, 5,000 रुपीज आया लॉस। तो ये लॉस जो है, ये लॉस आपको मशीनरी की यानी एसेट की क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये ट्रांसफर की एंट्री है। अब ये शॉर्टकट सीख लो, इसका कैसे आएगा। देखिए, अब यही वर्किंग में शॉर्टकट कर रहा हूं, WD वर्किंग पेपर में, लेकिन लॉन्ग कट ही प्रीफर करना। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है, भाई लगता है कि नहीं सर टाइम मेरा कम पड़ेगा, तो यू कैन प्रीफर अ शॉर्टकट वर्किंग। कैसे? देख लीजिए इधर, ए बच्चा लोग, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 40,000 रुपए। यहां से लेस करना टोटल डेप्रीसिएशन। अब तीनों साल का डेप्रीसिएशन कितना है? देखो, पहले साल में 4, दूसरे में 4 और तीसरे में 2,000, तो 10,000 रुपए ये यहाँ पे ब्रैकेट नीचे दिखा के आप डायरेक्ट यहां से माइनस करते हो। तो बच्चा कितना वर्क की अमाउंट? 30। ये आ गई हमारी WDV। खत्म। क्या किया हमने, समझा? देखो फिर से, अरे पहले में तुमको ऐसा खिलाया, दूसरे में ऐसा खिलाया। देखो क्या किया, यहां पे हम एक एक साल में कम करते जा रहे थे अमाउंट, वहां पे टोटल कम कर दिया हमने। देखो कैसे, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 40। टोटल पीरियड का डेप्रिसिएशन तीनों साल, जब तक एसेट खरीदा उस दिन से लेकर जिस दिन बेचा उस दिन तक का, उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर दिया। कंप्यूट देख के, पहले साल लगाया 4,000 रुपए, दूसरा 4 लगाया और तीसरा 2 लगाया। कितना हुआ? 4 4 2 10। ये 10,000 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन के नाम से लिख के यहां माइनस कर दिया। क्लियर? समझा? बाकी बचा कितना फिर? 30,000 रुपए। ये मुद्दल भाव है अपना, यानी एसेट परचेज से लेकर सेलिंग तक के टोटल डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर दो। कहां से आया? ये लिख के दिया 4 4 2।
क्लियर? ये कब यूज करोगे? जब टाइम कम पड़ रहा तो यूज कर लेना इसको, ठीक है? क्लियर? नहीं से वर्क पेपर में लिख के दोगे वर्किंग एटलीस्ट मिलेगी ना बेटा, क्यों नहीं मिलेगी? बट प्रोबेबली ये यूज करना, लॉन्ग कट वाली, ये शॉर्टकट यूज नहीं करना। क्लियर? हाँ, अब जो मशीन एक गाड़ी से जो मेहमान को छोड़ के आए उसी गाड़ी दूसरे मेहमान को लेके आए, तो सेम डे हमने न्यू मशीनरी परचेस किए 10,000 वाली, ये रहा, दिख रहा है तुमको? लेके आओ, एंट्री करो, क्या आएंगे एंट्री? बाय मशीनरी टू कैश या बैंक, तो मशीनरी के डेबिट में अपोजिट नेम लिखो, टू कैश आइदर बैंक। कुशल देख के कर कुछ, ये तो आया कुछ भी नहीं, वो तुम देखो क्या करना है। अभी वो टाइम नहीं रहा कि तुमको बताते रहूंगा करो, बैठ के करना है करो, नहीं करना तुम्हारी नसीब। यहां ये देखो, ये टॉपिक ऐसा है, नजर हटी दुर्घटना घटी, एक भी तुमने छोड़ दिया यहां से, एक भी, पूरे फिगर्स अलग आएंगे, पूरा एग्जाम्पल वहां से कोलैप्स हो जाएगा तुम्हारा, और मैं बंधा हुआ फिर नहीं हूं। हाँ, अब क्या होगा बोलो? अब रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर साल के एंड में डेप्रीसिएशन लगा के क्लोज करना उसको, ईयर को। अब 31 दिसंबर 31 मार्च, माय मिस्टेक, फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2005। अब आप नोटिस करो बेटा, नोटिस करो, मेरे से भी गलती हो रही है, तो आप तो गलती करोगे, इसलिए बोल रहा हूं यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके एग्जाम्पल सॉल्व करना। समझा आपको? क्लियर? अब 31 मार्च 2005 को हम रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि रिमेनिंग मशीन थी कितनी अपने पास, तो फिर दो रहेंगी, कौन सी वाली? देखो, जो मशीन आई और गई इसको भूल जाओ। जो रिमेनिंग मशीन है कौन कौन सी है? एक तो 20,000 वाली है और एक तो 10,000 नहीं अभी आई है, तो उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना। अब बताओ 20,000 वाली पे डेप्रीसिएशन कितना लगाएंगे? पूरा 10%। क्यों पूछो? साल भर चली, लेकिन नया नया मेहमान जो आया ये सिर्फ 6 महीना यूज हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 महीने का आधा। अब 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है, 1,000 रुपये साल भर का, 6 महीने कितना? 500 रुपये, तो 500 रुपये दूसरे वाले मेहमान पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया, टोटल 25 रुपये आ गया। अब बैलेंस निकालो, कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे तुमको एक इंस्ट्रूमेंट सिखा रहा हूं, समझो इंस्ट्रूमेंट, ध्यान दो ए बच्चा लोग। अब तुमको यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सिखा रहा हूं, काय का इंस्ट्रूमेंट है वो पूछो, चेक करने का कि एग्जाम पर राइट है कि रॉन्ग है। अब आपका बैलेंस में बिना आपके बैलेंस निकाले के मैं आपको डायरेक्ट बैलेंस पता करवा के देता हूं कितना आएगा क्लोजिंग लास्ट का। देखो सुनो, आप टेक्निक सीखो, टेक्निक समझ में आएंगी तो अच्छी बात है, नहीं है छोड़ देना। देखो, जो मशीन आई और गई उसको भूल जाओ, जो रिमेनिंग मशीन है उनका टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करो, लास्ट का बैलेंस आपका वही आएगा। फिर बोलूं एक बार, जो मशीन आई और गई उसको भूल जाओ, भूल जाओ, और जो मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है उसका टोटल पीरियड का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आपका दोनों का कंप्यूट कर दो बैलेंस, आपका बैलेंस वही आएगा लास्ट में। देखो एग्जांपल दूं, देखो 40,000 वाली मशीन आई हो गई भूल जाओ, 20,000 वाली मशीन कितना चली? 3 साल, पहले में लगाया 1,000, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, 2 2 1 कितना हुआ? 5, यानी 20,000 में से 5 गए, 15,000 रुपए पहली वाली का बैलेंस, ठीक है। अब दूसरी वाली मशीन जो है 10,000 वाली है, अब इसका से टोटल डेप्रिसिएशन 500 ही है, तो फिर यानी 15,000 प्लस 9,500 कितना आएगा? 23,000, 24,500, हाँ 24,500 रुपए आपका लास्ट का ये बैलेंस आना चाहिए। इसको बोलते हैं चेक करने की टेक्निक। जब हम आपका पेपर चेक करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि ये आंसर है कि नहीं, फिर हम ऊपर जाते हैं, तो एग्जाम्पल कॉलेज कर लेते हैं। समझा कुछ तुमको? क्या किया? जो मशीन आई और गई भूल जाओ, क्योंकि उसका हिसाब किताब हो चुका है,
और जो अवेलेबल मशीन है उनका टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दोनों का बैलेंस कंप्यूट कर दो, जितनी मशीन रही 2 या 3 उसको आपका लास्ट का बैलेंस आएगा उतना। हाँ, अब यहाँ पे ये एक चेक करने का इंस्ट्रूमेंट भी है भला आपको कि आपका एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है। अब फिर क्लोज करेंगे, एक लकीर खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़ रही है देखो, डेबिट कितनी आ रही है 59,000, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट 24, वही आया बैलेंस 24,500 रुपए ये बैलेंस आया। इस बैलेंस को बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में इसको करोगे ब्रॉट डाउन। फर्स्ट अप्रैल 2005 है ना। ओके, अब वी हैव लास्ट 3 मिनट्स, हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करना है इसको। चलो बनाओ लेजर अकाउंट, फटाफट बना लिया, करते आएंगे तुमको डेप्रिसिएशन अकाउंट कर लोगे आप, करके देखो कल मैंने तो यहाँ पे फटाफट करा के फिर नेक्स्ट एग्जाम पे जाऊंगा, ठीक है। आप घर पे करके देखो इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।